हाँ, तो हमें टॉपिक देखना है नाउ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ओके, हमने अब तक इंट्रोडक्शन देखा कि हम स्पीड की बात करने वाले हैं, ये जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन, उसकी बात करने वाले हैं। फिर हमने रेट ऑफ अ रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, व्हाट इज रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, वो देखा हमने। रेट कांस्टेंट के को डिफाइन किया था। देन ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन देखा। फिर हमने देखा कि जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए बी जो रिएक्टेंट में होते हैं, वो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो होते हैं पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एक्स वाई जेड, उनके जितने भी हो सकते हैं या उनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो हमने एक्सपेरिमेंटली कर भी देखा कि अगर हमने रिएक्टेंट की वैल्यू डबल कर दी तो वहां पे वैल्यू क्या हो रही है एंड ऑल। तो कहीं पे सेम आ रही है और कहीं पे सेम नहीं भी आ रही है। एंड देन हमने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के हमने डिफाइन किया। तो उससे बेस पे भी बहुत सारे एक मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ से सेकंड ऑर्डर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ से फर्स्ट ऑर्डर, मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। और वैसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने तुम्हें कल ही बताया था। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि ट्रू और फॉल्स वाले मैंने 2-3 बताए थे कि सपोज हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मतलब यूनिट क्या बन रहा था, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 - n डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, यही फॉर्मूला बन रहा था। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे तो n इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब उस केस में रहा सिर्फ टाइम। ओके, तो टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स उसका यूनिट रहा। तो फिर ट्रू और फॉल्स में ऐसा पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, the rate of a chemical reaction, or say the unit of the rate constant is, say rate constant K is independent of the concentration of the reactant. So वो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स? वो ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट क्या बन रहा है, सेकेंड इनवर्स। ओके, वो सब हमने कल डिस्कस किया था कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कई केस में ट्रू होगा, कई केस में फॉल्स होगा, किससे इंडिपेंडेंट है वो पूछा होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब क्या, जस्ट लाइक तुम एक शॉर्ट सिंपल वे में अगर मैं तुम्हें समझाऊं, ओके ये तो हम बुक का तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समझो कि अगर सिंपल वे में मैं तुम्हें बताऊं तो मॉलिक्यूलैरिटी इज नथिंग बट जो कोलिजन होता है रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट है जैसे दो रिएक्टेंट है, वो कोलाइड हुए और फिर केमिकल रिएक्शन हुआ। कोलाइड हुए तभी तो केमिकल इकट्ठा हुए ना, तभी तो केमिकल रिएक्शन हुई। ओके, सपोज 3 है, सो 3 पार्टिकल्स आर देयर, तो 3 पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग। ओके, एंड देन केमिकल रिएक्शन हुआ। तो सिर्फ इतना याद रख लो, द नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज द मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और से मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, वही है मॉलिक्यूलैरिटी। समझने के लिए, याद रखने के लिए। डन? ओके, वापस बुक का तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे ऐसा समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एमोनियम नाइट्रेट है सपोज, और एमोनियम नाइट्रेट में से बन रहा है, से नाइट्रोजन बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो एक है हमारे पास एमोनियम नाइट्रेट, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है और बन रहा है एमोनिया एंड और से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, एमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। ओके, एक ही है, तो एक ही है, नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, NO2 मतलब नाइट्राइट। सो एमोनियम नाइट्राइट है तो NH4NO2, तो NH4NO2 है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, याद है ना सब। ओके, वापस आएगा 12th में भी। सो नाइट्राइट है, तो नाइट्राइट के केस में NH4NO2 है, वे अकेला है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन को हम बोल देंगे क्या, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 1, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है। ओके, फिर कई दो हो, जैसे कि हमने हेबर प्रोसेस में देखा था। हेबर प्रोसेस में हम देखते थे ना कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और फिर बन रहा है क्या, एमोनिया। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल लिया तुमने नाइट्रोजन का और एक ही मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का, वो दोनों कोलाइड हो रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 2। ओके, क्योंकि ये 2 हो गए हैं इसलिए। जैसे लास्ट केस में हमने देखा था क्या कि NO था और ऑक्सीजन था और NO2 बन रहा था। ओके, क्या था हमारा, NO था और ऑक्सीजन था और बन क्या रहा था,
NO2 बन रहा था। ये केस देखा था ना हमने, जब हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे थे, पहले NO का डबल कर दिया, 0.3 से 0.6 कर दिया था, 0.0986 वाला आंसर आ रहा था रेट का। तो वही, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर एक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो फिर सपोज ट्वाइस कर दिया, तो ये कितने हो गए, यहाँ पर भी ट्वाइस कर दो, तो कितने हो गए, 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन भी 2 और 2 4, ये 2 2 बैलेंस हो गया। ओके, तो अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, नाइट्रोजन के 2 है, मतलब एक नाइट्रोजन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और तीसरा O2 का मॉलिक्यूल, ये तीनों कोलाइड होंगे, केमिकली रिएक्ट होंगे, धाड़ ऐसे। ओके, तो ये धाड़ रिएक्शन हो गया, तो ये 3 कोलाइड हुए और रिएक्शन हुआ, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी कहलाई जाएगी, 3। डन, सिंपल है, समझ में आ गया, बस यही है मॉलिक्यूलरिटी। एंड देन वी हैव टू सी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो वो हम देखेंगे भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, x और y की वैल्यू 0 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अरे 0 कैसे होगी, रिएक्टेंट होगा तभी तो कुछ मिलेगा। 0 मतलब क्या, रिएक्टेंट है ही नहीं। इसके पहले मैंने बोला अमोनियम नाइट्राइट, तो उसमें क्या था, NH4NO2, उसमें से सपोज नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन रहा है, तो यहाँ पर क्या है, NH4NO2 एक मॉलिक्यूल गिवन है, तो एक तो चाहिए ना, तभी तो कुछ बनेगा। एक भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, 0 है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 0, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। कुछ तो होना चाहिए तभी तो केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में मॉलिक्यूलरिटी 0 पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन 0 हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। मानो कि ये NO है, ये NO है, और हाफ पार्टिकल ऑफ O2 आके इनसे जुड़ रहा है, नहीं होगा फ्रैक्शन में। नहीं, ऐसे टुकड़ा आ रहा है और केमिकली रिएक्ट कर रहा है, वो टुकड़े नहीं आएंगे, पीसेस नहीं आएंगे, पूरा का पूरा 1 मॉलिक्यूल आएगा, 2 मॉलिक्यूल आएगा, 3 मॉलिक्यूल आएगा, लाइक दैट। ओके, सो मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। वेयर इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, तो वही, और से ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी एकदम स्टार्टिंग में ही हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, बाद में हम डिफाइन कर सकते नहीं है। ओके, स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि केमिकली रिएक्ट हो रहा है ना, स्टार्टिंग में ही पता चला कि अच्छा ये 2 है, धड़म ऐसे स्टार्ट हो गया केमिकल रिएक्शन, और स्टार्ट हो गया और प्रोडक्ट बनने लगा। तो स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा कि कितना कोलिशन हुआ। अभी तुम स्टार्ट हो गया, उसके 5 घंटे बाद देखने आ रहे हो, तो यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ इकट्ठा हो गया है और वहां से बन रहा है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से यहाँ ये जा रहा है, ये पहले से ही ऐसा एक ही था या 2-3 कोलाइड होके फिर ऐसा एक बना। तो तुम्हें मॉलिक्यूलरिटी कब चेक करनी पड़ेगी, एट दी स्टार्टिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टार्टिंग में ही पता करना पड़ेगा। अगर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और उसके बाद तुम मॉलिक्यूलरिटी चेक कर रहे हो, तो पता एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता चलेगी नहीं। अंडरस्टूड। ओके, तो वो सारे थोड़े डिफरेंस देखने हैं, दैट्स इट, इतना ही टॉपिक है हमारा। देखते हैं, देखो, सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ रिएक्शन कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म। तो मॉलिक्यूलरिटी पता हो तो उससे हमें क्या फायदा क्या होगा, तो उसका मैकेनिज्म पता चलेगा। कल ही हमने डिस्कस किया था कि देयर आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, देयर आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और बीच वाले स्टेप्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म्स। ओके, so there are elementary reactions, okay, जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। then there are say complex reactions, मतलब मल्टीपल स्टेजेस में कंप्लीट हो, और ये जो स्टेजेस है उसी को क्या बोलते हैं हम, मैकेनिज्म। तो वही बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी के बारे में अगर हमें नॉलेज हो तो मैकेनिज्म हम अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, द नंबर ऑफ अ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब नंबर ऑफ अ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितने नंबर और कितने रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, मतलब कितने आयन डाले हुए हैं, कितने एटॉम डाले हुए हैं, कितने मॉलिक्यूल डाले हुए हैं, वो हमें पता चलेगा। ओके, कितने डाले हुए हैं आयंस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना केमिकल रिएक्शन, तो आयन के बीच में हो सकता है, एटॉम्स के बीच में हो सकता है, एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है। तो हमने क्या क्या डाला हुआ है, तो उसमें एटॉम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने डाले हुए हैं वो कोलाइड करते हैं, दैट इज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब स्टार्टिंग वाला। ओके, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a
रिएक्शन। तो सिंपल है, हम जो बोल रहे हैं वहीं से डेफिनेशन बनाई हुई है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? अगेन केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलरिटी। शुरू हुआ वापस। ओके, सो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है, जिससे हमें क्या मिलेगा? हम उससे, अगर हमें मॉलिक्यूलरिटी पता है तो हम केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकली रिएक्शन सो एज टू कोलाइड विथ ईच अदर एंड बीइंग इन द केमिकल रिएक्शन एंड मेकिंग सम प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया? मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ केमिकल क्या नंबर ऑफ स्पीसीज है। ये स्पीसीज में एटॉम हो सकते हैं, स्पीसीज में आयंस हो सकते हैं, स्पीसीज में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस, कितने एटॉम्स इकट्ठा हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं सो एज टू केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन में। सो वही है, साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। सिंपल है। ओके, चलो। So the reaction can be unimolecular when one reacting species is involved. For example, वही example है decomposition of ammonium nitrate. तो decomposition of ammonium nitrate है, तो ammonium nitrate है और उसी में से बन रहा है क्या? नाइट्रोजन। उसी में से बन रहा है क्या? हाइड्रोजन। तो एक ही कंपोनेंट है, उसमें से दो पार्ट हो रहा है, एक ही कंपोनेंट का डिग्रेडेशन हो गया। कॉलिजन भी क्या होगा? वही एक ही कंपोनेंट डिग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है इसलिए। ओके, देखो NH4NO2 है, उसमें से N2 बन रहा है और से हाइड्रोजन भी बन रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना दे रहा है। ओके, प्रोडक्ट कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है मॉलिक्यूलरिटी चेक करने के लिए। एक्चुअली तो प्रोडक्ट कुछ भी हो, हमें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकालने के लिए भी अब तो हम प्रोडक्ट को देखते नहीं है, हम तो रिएक्टेंट को ही देखते हैं। ओके, सो एमोनियम नाइट्रेट N2 एंड ट्वाइस H2O, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा एमोनियम नाइट्रेट का। देयरफॉर ये केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1। Okay. Then bimolecular reactions involve the simultaneous collisions between the two species. For example, dissociation of hydrogen iodide. Okay. तो देखो bimolecular reactions भी होती है, जैसे कि यहाँ गिवन है twice of HI, मतलब क्या है? देखो twice of HI that will give H2 and I2. तो ऐसा समझो कि ये एक मेरा HI का मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा HI का मॉलिक्यूल है। ये दोनों HI के मॉलिक्यूल कोलिशन हुआ, तो दो मिलके कोलिशन हुआ और फिर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। दैट्स इट। उसके पहले एमोनियम नाइट्रेट अकेला ही था, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। यहाँ पर 2 हो गई। सिंपल, दो इकट्ठा होके कोलाइड हो रहे हैं। ओके, आवाज आ रही है धड़म, तो 2। अगर 3 होंगे, जैसे मैंने बताया था अभी हमने कल जो केमिकल रिएक्शन ली थी, ट्वाइस NO plus O2 that will give NO2। ओके, ट्वाइस NO मतलब NO के 2, ये अभी हमने लिखा है मैंने, कहाँ गया? ये रहा, ट्वाइस NO एंड O2। तो ये 2 और 1, ओके, 2 और 1 मिलके कितना हो गया टोटल? 2 और 1 मिलके टोटल कितना हो गया? 3। ओके, तो 3 मिल रहा, 3 ऐसे कोलाइड हो रहे हैं। ओके, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल केस में ये ऐसी प्रोसेस जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो बहुत कम होती है। केमिकल रिएक्शन ऐसी बहुत कम होती है। सेकंड, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो और मॉलिक्यूलरिटी 1 हो, वैसे ही ज्यादातर केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। और ये जो मॉलिक्यूलरिटी 3 वाली केमिकल रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्लो भी होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा स्लो। मतलब ये तो मैंने बोल दिया धड़म धड़म धड़म, लेकिन इतना जल्दी धड़म 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 ऐसे आराम से होती है। क्यों? क्योंकि 3 लोगों को कोलाइड होना है ना। अंडरस्टूड? ओके, तो ये तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेस पे क्वेश्चन है। चलो, ट्राई मॉलिक्यूल भी होता है, देखो वही एग्जांपल, ट्वाइस ऑफ NO2 दैट विल गिव ट्वाइस NO2। तो यहाँ पे 2 है और ये 1 है, टोटल कितने हो गए? 3। यही एग्जांपल, 1 2 और 3 लोग इकट्ठा होकर कोलाइड हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो पता चल गया मॉलिक्यूलरिटी 3 है। सिंपल। The probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small. वही है कि 3 से ज्यादा अगर रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी, वैसी रिएक्शन क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है इन प्रैक्टिस, और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो भी होती है। दैट्स व्हाई यू डोंट वांट आल्सो। ओके, सो
hence reactions with the molecularity 3 are very rare and slow to proceed. Done. 3 molecularity वाली और 3 से ज्यादा molecularity 4 5 molecularity वाली processes बहुत ज्यादा rare भी होती है और बहुत ज्यादा slow भी होती है. Understood? Okay. चलो next. It's therefore evident that complex reactions involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in more than one step. तो अगर देखो यहाँ पर तो देखो 3 and 6 9 and 1 10 मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 10. तो ऐसी अगर रिएक्शन होगी तो ऐसे तुरंत ऐसे नहीं कि ये 10 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरा गए और रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होगा. वो ये तो दिखाया गया है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन है, बट ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है. ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. मतलब बहुत सारे बीच में स्टेप्स बनेंगे तब जाके ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी. ओके. So this reaction which apparently seem to be the 10th order of actually a second order reaction. तो ये actually कौन सा है? Second order reaction है. Okay. This shows that this reaction takes place in several steps. So ये several steps में हमें मिलेगी. Which steps control the rate of a overall reaction? तो भाई कौन सा step overall reaction में take part करेगा? तो यहाँ पे जैसा समझो एकदम इससे भी सिंपल वे में मैं तुम्हें समझा देता हूँ. ये मेरा केमिकल ऐसे ये मेरी A है, उसमें से B बना, फिर उसमें से C बना, फिर उसमें से D बना, फिर उसमें से Z बना, ऐसे बना. राइट. अभी रेट में अगर निकालूं तो ये फास्ट है, ये भी फास्ट है, ये स्लो है, ये भी फास्ट है. तो अब ये पूरी केमिकल ये डिफरेंट स्टेप्स है. ये मेरा इनिशियल रिएक्टेंट है और फिर ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है. तो डिफरेंट स्टेप्स है. ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नहीं, ये कौन सी है? कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन. सो अब डिफरेंट स्टेप्स में ये केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो ये फास्ट है, ये फास्ट है, ये स्लो है और ये फास्ट है. डिफरेंट रेट गिवन है. ओके. सो रेट पे से हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन फास्ट है या स्लो है. तो अगर ऐसे डिफरेंट है, अगर मैं बोलूं कि पूरी मेरी जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, पूरी प्रोसेस वो फास्ट है या स्लो है, वो अगर मैं पूछूं कि मेरा एवरेज रेट अगर मैं निकालूं रेट. ओके. तो ये जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है वो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, या मेरी प्रोसेस फास्ट है या स्लो है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहां पर तो कई फास्ट है और कई क्या है? स्लो है. तो उस केस में हमें रेट कौन सा लेना है? सबसे स्लो स्पीड वाली जो केमिकल रिएक्शन हो उसको कंसिडर करना है. तो सबसे स्लो स्पीड वाली केमिकल रिएक्शन मेरी सपोज ये है, ये फास्ट है, ये फास्ट है, ये फास्ट है, ये स्लो है. सो आई विल टेक रेट ऑफ दिस रिएक्शन. ओके. मतलब जो हम रेट निकालेंगे, सो दैट रेट, ओके, दैट इज इक्वल्स टू, रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भाई k इनटू से c रेज टू x. डन. ऐसे ही लिखते थे हम रेट. ओके. और रेट को हम ऐसे भी लिखते थे माइनस ऑफ डी सी, मतलब रिएक्टेंट कौन है? C बाय डी टी, दैट इज इक्वल्स टू के सी होल रेज टू से x. डन. ऐसे ही लिखते थे हम. तो अब यही रेट हम कंसीडर कर लेंगे. क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में रेट इससे ज्यादा स्लो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही स्लोएस्ट है. जो भी रेट मिलेगा वो इससे ज्यादा ही मिलेगा. जो भी रेट मिलेगा यहां पर वो तो इससे ज्यादा ही मिलेगा. इससे कम रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आ ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि ये स्लोएस्ट प्रोसेस है. अंडरस्टूड. तो हम इसको कंसिडर करेंगे, स्लोएस्ट को कंसिडर करेंगे, उसके रेट को कंसिडर करेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को कंसिडर करेंगे. ओके. सो दैट हमें जो भी मिलेगा वो बेस मिलेगा, उससे कम तो कुछ होने वाला नहीं है. डन. समझ में आ गया? तो यहां पर वही कहना चाह रहे हैं. ओके. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, chances to win the relay race competition by a team depend upon the slowest person in the team. ओके. अगर रिले रेस है, ओके, और रिले रेस अगर जीतना है तो कौन कितना फास्ट दौड़ता है उससे तुम पता नहीं कर सकते. दो टीम है, ओके, और दो टीम है और तुम बोलोगे कि दोनों टीम को रिले रेस खेलनी है. सो कौन सी टीम जीतेगी, वो कौन सी टीम में सबसे ज्यादा दौड़ने वाला है, मतलब वो सबसे फास्ट दौड़ने वाला कितना टाइम लेता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता कौन सी टीम जीतेगी.
उसके ऊपर डिपेंड होता है कि जो स्लो भागने वाला है वो कितना टाइम लेता है। समझ में आया? जो स्लो होता है वो कितना टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसा समझो कि ये टीम ए है, टीम ए में ऐसा समझो कि 100 मीटर वो से 10 सेकंड में भाग लेता है। ओके, फास्ट स्पीड है। ओके, तो 10 सेकंड और सिर्फ 5 सेकंड, ओनली इन 5 सेकंड 100 मीटर भाग लेता है। डन। और टीम बी में ऐसा नहीं है। टीम बी में 100 मीटर भागने के लिए वो बंदा कितना टाइम लेता है? से 10 सेकंड, उससे डबल। यहाँ पे 5 सेकंड और यहाँ पर कितना? डबल। अब अगर स्लो पर्सन की बात करें तो 100 मीटर भागने के लिए इसका जो स्लो पर्सन है वो लेता है पूरी की पूरी 1 मिनट। कितनी? 1 मिनट 100 मीटर भागने के लिए स्लो पर्सन। और इसका जो स्लो पर्सन है वो लेता है 15 सेकंड। कितना लेता है? 15 सेकंड। तो देखो वहां पर फास्ट दौड़ने वाला इसकी कंपेयर में यहाँ 5 सेकंड ले रहा था 100 मीटर के लिए, तो इस वाला ले रहा था इससे डबल टाइम ले रहा था 10 सेकंड। लेकिन यहाँ पर ये स्लो पर्सन है, स्लोएस्ट, जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट होगा वो टीम में, ओके, वो ले रहा है 1 मिनट 100 मीटर के लिए और ये ले रहा है 15 सेकंड। वो भी स्लोएस्ट ही है। इस टीम का स्लोएस्ट कितना है? 15 सेकंड 100 मीटर के लिए। उससे स्लो कोई नहीं भाग रहा। तो रिले रेस जीतेगा कौन? हम देखेंगे कि भाई ये लोग फास्ट दौड़ने वाले तो इसमें है, क्योंकि 100 मीटर ही सिर्फ 5 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। लेकिन वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि रिले रेस में तो एक ने ऐसे थमा दिया, फिर दूसरे को भागना है, फिर ऐसे आए, फिर दूसरे ने ऐसे थमा दिया। पता है ना, देखी होगी रिले रेस। तो वहां पे वो स्लो बंदा है, वो सबका टाइम खा जाएगा। ओके, सो जीतेगी कौन सी टीम? टीम बी जीतेगी। ओके, समझ में आया? पक्का? ओके, तो वही यहां पर है कि सबसे ज्यादा स्लो टीम, जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट पर्सन होगा, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी। वैसे ही यहां पर सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस कौन सी है? सबसे स्लोएस्ट वो प्रोसेस डिसाइड करेगी कि भाई हमारी केमिकल रिएक्शन का रेट कितना होगा। उससे कम तो होने नहीं वाला, क्योंकि वही तो स्लोएस्ट है। ओके, सो similarly, the overall rate of the reaction is controlled by the slowest step in a reaction called the rate determining step. तो ये slowest step को क्या बोलेंगे हम? rate determining step. Done? ओके, रेट कैसे निकालेंगे? slowest step जो है उसका रेट क्या है, वही हमारे केमिकल रिएक्शन का रेट हम लेंगे। ओके, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, consider a decomposition of hydrogen peroxide which is catalyzed by the iodide ion in an alkaline medium. So iodide ion से उसको क्या कर रहे हैं हम? कैटालाइज कर रहे हैं। कैटालिस्ट क्या है? आयोडाइड। ओके, आयोडाइड आयन है एंड अल्कलाइन मीडियम है। सो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और पानी और ऑक्सीजन मिल रहा है। सो द रेट ऑफ फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी, रेट कैसे मिलेगा? तो देखो माइनस ऑफ डी ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय dt, दैट इज इक्वल्स टू K इंटू H2O। ओके, K इंटू से H2O इंटू I माइनस। तो देखो यहाँ पर कैसे ये लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ जैसे हम लिखते हैं, क्योंकि देखो ये 1/2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिखा हुआ नहीं है। ओके, हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिया हुआ है? प्रोडक्ट के केस में लिया हुआ है, लेकिन हमारा तो सॉरी रिएक्टेंट लिया हुआ है, लेकिन रिएक्टेंट के साथ साथ हमारा कैटालिस्ट भी, जो कैटालिस्ट है उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन भी हमने लिए हुआ है। लेकिन एक चीज जो नहीं ली है वो क्या है? हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2 है वो। ओके, सो दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड I-। Evidences suggest that this reaction takes place in 2 steps. मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन ऐसे एक स्टेप में होती नहीं है। दिस इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो H2O2 आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके H2O एंड IO माइनस बना देगा, एंड ये जो IO माइनस है वो वापस H2O2 के साथ रिएक्ट करके H2O I माइनस NO2 बनाएगा। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो हमें डायरेक्टली पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि रिएक्शन तो ऑर्डर तो हम कैसे निकालेंगे? ये X है, ये Y है, तो X और Y की वैल्यू क्या है उसके बेस पे हम निकालेंगे। ओके, कि कितना, मतलब जैसे कि आयोडाइड है और ये हमारा है क्या? H2O2, तो X और Y तो प्रैक्टिकली पता चलेगा ना हमें, तो प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू पता चले उसके बेस पे हम बोल देंगे। सपोज ये हाफ है, ये हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? 1। और सपोज ये 0 है और ये 1 है, तो ये टोटल कितना हो गया? 1। वो तो प्रैक्टिकली पता चलेगा।
सो बोथ कहने का मीनिंग यही है उनका। ओके, जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे ही रेट पता चलेगा, उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, सो बोथ दी स्टेप्स आर बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शंस। देखो दोनों ही स्टेप में दो बाइमोलिक्यूलर है। देखो H2O2 आयोडाइड आयन के साथ जा रहा है, H2O2 IO माइनस के साथ जा रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल टकरा रहा है, दो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं धड़ाम। ओके, दो मॉलिक्यूल हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2। ओके, सो बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। स्पीसीज IO माइनस इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट, मतलब ये जो बन रहा है वो इंटरमीडिएट बन रहा है और फिर वो वापस रिएक्ट करेगा सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन देखे तो IO माइनस तो हमें दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस साइड भी IO माइनस है, इस साइड भी IO माइनस है। इसका अगर तुम ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकालो तो क्या हो जाएगा, H2O2 I माइनस और ये भी I माइनस, तो I माइनस भी निकल गया। ओके, तो रहेगा क्या, सिर्फ H2O2। दोनों साइड से I माइनस निकल गया, दोनों साइड से IO माइनस निकल गया, तो रहा क्या, सिर्फ यहाँ पे रहा H2O2, यहाँ पे रहा H2O। जैसे हम बैलेंसिंग करते थे वैसे। ओके, हमें क्या लिखा हुआ है H2O2 और वो I माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो हमारा बन जाएगा क्या H2O प्लस IO माइनस। अब ये H2O2 के साथ वापस कौन रिएक्ट कर रहा है, ये जो IO माइनस बना ना इंटरमीडिएट, वो रिएक्ट कर रहा है, तो वो वापस क्या बनाएगा, वापस बनाएगा वो H2O, वापस I माइनस और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगर हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, सपोज सम कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं तो H2O2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2O2 प्लस क्या हो जाएगा I माइनस प्लस क्या हो जाएगा IO माइनस, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू H2O, लेकिन वो ट्वाइस हो जाएगा H2 प्लस ये हो जाएगा IO माइनस प्लस हो जाएगा I माइनस प्लस हो जाएगा O2। अब देखो ये I माइनस है तो कैंसल्ड, IO माइनस कैंसल्ड, तो फाइनल रिएक्शन क्या बन गई, ट्वाइस H2O2 दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। तो यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, ना IO माइनस है ना I माइनस है, क्यों, क्योंकि वो इंटरमीडिएट में था, वो तो गया। ओके, तो फाइनल रिएक्शन देखो हम वैसे ही लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ H2O2 दैट विल गिव ट्वाइस H2O एंड O2, लेकिन एक्चुअल में वो दो स्टेप में हो रही है। यहाँ से पहले ये बन रहा है, ओके, और फिर ये वापस इसके साथ रिएक्ट करके ऐसे बन रहा है। लेकिन फाइनल रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, ये, क्योंकि बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखे तो IO माइनस जो बन रहा है, आयोडाइड आयन जो ऐड हो रहा है, वो एक्चुअली कैंसिल हो जा रहा है। ये यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन ऐसे ही करते हैं, हमने पहले भी किया हुआ। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। सो द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी इसमें दो स्टेप है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहला वाला है ना वो स्लो है, तो वही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Thus the rate formation of intermediate will determine the rate of this reaction। मतलब यहाँ पे ही अगर हम रेट निकालें तो वो केमिकल रिएक्शन का रेट हो जाएगा। सो क्या क्या हमें पता चला है, तो ये सिर्फ हमारा डायरेक्टली कंक्लूजन है। ओके, 3 पॉइंट का कंक्लूजन है, तो ये कंक्लूजन हम डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्युलैरिटी हम समझ लिए, मॉलिक्युलैरिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और से स्पीसीज colliding with each other to in a chemical reaction, that's it, number of species, फिर चाहे वो एटॉम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, जो भी हो वो। तो मॉलिक्युलैरिटी क्या है, मॉलिक्युलैरिटी जीरो हो सकती है क्या, मॉलिक्युलैरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो मतलब रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट है ही नहीं। ओके, जीरो तो फिर वो तो हो ही नहीं सकती। हाँ, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जीरो हो सकता है, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पे फ्रैक्शन में भी हो सकता नहीं है, बस। ओके, थोड़ी बहुत थोड़ा ऊपर करना, मुझे एक चीज देखनी है। और करूं? नहीं बस। अच्छा, हो गया। हाँ। सो क्या क्या मेनली पता चला, और ये भी हमें पता चला क्या, स्टेप डिटरमाइनिंग, मतलब जो हमारा डिटरमाइन करना है ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो बहुत सारे स्टेप होंगे। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसमें डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। ओके, मतलब जो केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वो सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होगी, वही होगी हमारी, उसका रेट देख लेंगे हम। मॉलिक्युलरिटी भी उसकी देख लेंगे, तो वही इसका ऑर्डर वाला पेयर बन जाएगा। ओके, देखो अभी आएगा। सो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। भाई वो तो पता ही है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली तो हमें पता चलेगा नहीं, वो तो एक्स और वाई की वैल्यू जो मिलेगी उसके बेस पे पता चलेगा।
It can be zero and even a fraction, but molecularity cannot be zero nor a non-integer. Done? Integer ही होना चाहिए, नॉन इंटीजर मतलब अगेन फ्रैक्शन. 2/3 है, ओके, और 3/2 है तो 1/1.5 आ जाएगा. तो मॉलिक्युलरिटी 1.5 नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन 1.5 हो सकता है. ओके, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. नेक्स्ट, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, वेयरएज मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस. फॉर मतलब वही चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो क्या, मॉलिक्युलरिटी हम कब फाइंड करेंगे, एकदम स्टार्टिंग में ही फाइंड करेंगे. ओके, स्टार्टिंग कंडीशन में ही मॉलिक्युलरिटी फाइंड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटॉम्स इकट्ठा होके केमिकल रिएक्शन हो रही है. केमिकल रिएक्शन हो रही है, 1 घंटे बाद आके तुम बोल रहे हो अच्छा ये केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, तो पता चलेगा नहीं. क्योंकि जो 4 लोग इकट्ठा होके या 2 लोग इकट्ठा होके यहाँ कुछ बनना था, वो बनने के बाद अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया. अब तुम देखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये चारों के चारों पहले से अकेले अकेले थे या पहले से एक ही जगह पर थे, मतलब पहले से जुड़े हुए थे. मतलब जैसे लड़ाई होती है तो कैसे पता चला किसने किसको कितने थप्पड़ मारे. तो ऐसा बोल सकते हैं हम, ओके, कि स्टार्टिंग में कितने हैं, मतलब मॉलिक्युलरिटी अगर चेक करनी है तो स्टार्टिंग में कितने लोग हैं वैसे. ओके, एक बार सब हो गई प्रोसेस, अब तुम आए और देखे तो पता ही नहीं चलेगा कि एक पूरा कंपाउंड था, ओके, या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके एक कंपाउंड बना और फिर ये बना. डिफरेंट जैसे कि 4 कंपाउंड इकट्ठा हो, 4 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके एक कंपाउंड बना और फिर वो कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन हुआ, तो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 4, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुए थे, कोलाइड हुए थे. लेकिन 4 मॉलिक्यूल्स के बाद डायरेक्टली जो बन रहा है कंपाउंड, वही हमने डायरेक्टली लिया हुआ है. 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं लिए हुए, हमने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 1. ओके, सो वो पता कैसे चलेगा कि ये कंपाउंड जो है वो 4 से बना हुआ कंपाउंड है या कंपाउंड हमने पहले से ही लिया हुआ है. जैसे हमने H2 और O2 अलग अलग लिया हुआ है तो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 2, लेकिन H2O डायरेक्टली लिया हुआ है और उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 1. तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ जो H2O है वो तुमने, अगर यहाँ पे पानी रखा हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पहले से ही पानी था या तुमने H2O2 अलग लिया फिर वहां यहाँ पे बना H2O और फिर हो रहा है. तो वो पता कैसे चलेगा, स्टार्टिंग में अगर तुम वहां खड़े होंगे तो पता चलेगा कि अच्छा H2O2 अलग अलग है तो मॉलिक्युलरिटी 2 है. और तुम्हें पता है अरे अलग अलग नहीं, H2O कंपाउंड पूरा लिया हुआ है और अब केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो भाई मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी 1. ओके, तो स्टार्टिंग में पता, ये पूरा बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एट द स्टार्टिंग हमें पता होना चाहिए. मतलब क्या, मॉलिक्युलरिटी स्टार्टिंग में ही हमें पता चलेगी. ओके, सो ऑर्डर इज एप्लीकेबल एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वेयर मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस. मतलब कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है स्टार्टिंग केस में, ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो पहली एक ही स्टेप वाली होती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्टर में से डायरेक्ट प्रोडक्ट. ओके, सो उस केस में ही हमें मॉलिक्युलरिटी मिलेगी, लेकिन ऑर्डर तो कहीं पर भी मिलेगा. ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो भाई तुम 1 घंटे बाद आओ तो भी बोल दो कि एक्स और वाई क्या है तो भी पता चल जाएगा. ओके, लेकिन ये पता चलेगा नहीं. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब सपोज 10 स्टेप में हो रही है, तो मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग है नहीं. क्यों? क्योंकि पता कैसे चलेगा, कॉम्प्लेक्स 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. ओके, तो यहाँ पर सपोज ऐसे समझो पहले स्टेप में मॉलिक्युलरिटी 1 है, फिर दूसरे स्टेप में मॉलिक्युलरिटी 2 है, फिर तीसरे स्टेप में वापस मॉलिक्युलरिटी 1 है, लाइक दैट. तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या लेंगे, अभी ये जो लिया ना, ये तो हमने क्या लिया था, रेट लिया था. अभी अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर है से 1 और यहाँ पर है 2, फिर वहां पर 1 है, फिर वापस 1 है. तो अब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो तो मैंने बोल दिया कि जो स्लोएस्ट होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. लेकिन ऐसे केस में मॉलिक्युलरिटी भी क्या इसी के लिए, ओके, मॉलिक्युलरिटी तो बोल दिया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो उसमें कोई मॉलिक्युलरिटी का मीनिंग है नहीं. तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही तो है स्टेप्स वाली, अदरवाइज तो एक ही वाली होती तो उसको एलिमेंट्री बोलते हैं हम. ओके, एंड थर्ड, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, लाइक दैट, वो हमने डिटरमाइन कर लिया है. एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ अ ओवरऑल रिएक्शन. देखो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप मतलब ये जो स्टेप है, ये स्लोएस्ट स्टेप जो है
उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मतलब सपोज यहाँ पे 1 है, दैट इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। मतलब ये पूरी की पूरी जो केमिकल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, उसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर, ओके, वो और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ स्लोएस्ट स्टेप, ओके, वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम। फिर से क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगी, और एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो प्रैक्टिकली तुम्हें ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग है नहीं, और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ओके, तो उस केस में तुम्हें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकालना है। तो कहीं पे फास्ट है, कहीं पे स्लो है, सो हम कैसे निकालें कि ये केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो हम निकालेंगे जो स्लोएस्ट प्रोसेस है, स्लोएस्ट स्टेप है, ओके, सबसे स्लो वाला जो स्टेप है, जो स्लो वाली केमिकल रिएक्शन है, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, वो केमिकल रिएक्शन, वो वाले स्टेप ले लेंगे। उसका जो रेट मिलेगा वही रेट होगा, उसका जो रेट मिलेगा वही रेट को हम कंसीडर करेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। डन? उसका रेट लेंगे, मतलब वो स्लोएस्ट है ना, उससे स्लो तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो रेट को लेंगे हम रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर का क्या? तो ये स्लोएस्ट स्टेप की जो कॉम्प्लेक्स में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, वो स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी मतलब स्टार्टिंग केस में होता है, लेकिन हम मान लो कि ये स्लोएस्ट स्टेप ही है, हमारी टोटल रिएक्शन ये पूरी नहीं है, हमारी है C to D ही जा रहा है, यही है, तो C to D जा रहा है, तो यहां तो मॉलिक्यूलरिटी हमें मिलेगी। सिर्फ C to D जा रहा है तो C में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज इकट्ठा होकर D बन रहा है वो तो पता चल जाएगा। तो C to D जो है स्लोएस्ट वाला स्टेप, ये C to D वाली जो मॉलिक्यूलरिटी होगी ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ C to D, वही पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर भी होगा। समझ में आया थर्ड स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री, देखो फिर से एक बार क्विकली रिवीजन कर देता हूं। एलिमेंट्री रिएक्शन हो उसमें तो हमें मॉलिक्यूलरिटी पता चल जाएगी बाय एनालिसिस, ओके, बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मॉलिक्यूलरिटी पता चल जाएगी, ओके। किस केस में? एलिमेंट्री रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सब। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कैसे पता चलेगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली, ओके, और से प्रैक्टिकली। डन? प्रैक्टिकली हम x और y की वैल्यू हमें पता चलेगी, और वो x और y से हमें क्या पता चल जाएगा? ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पता चलेगा। डन? ओके, अब हम ले रहे हैं एलिमेंट्री के बाद, एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद हम ले रहे हैं कौन सी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सबसे, और यहां पर रेट, एलिमेंट्री रिएक्शन में रेट क्या होगा? अरे रेट तो जो ढूंढते हैं वही निकालना है, ओके। यहां पर रेट कैसे निकालेंगे? रेट तो भाई रेट तो जैसे निकाले थे एज यूजुअल, जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, ओके, कि रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट रेज टू एक्स, रिएक्टेंट रेज टू वाई, लाइक दैट, ओके। तो एज यूजुअल निकालेंगे। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वहां पर रेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं रेट ही लिख देता हूं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट कैसे निकालेंगे? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, उसका जो रेट है, उसका जो रेट है, दैट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। डन? समझ में आ गया? और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या चेक करेंगे? अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट हैव एनी मीनिंग, डजंट, मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, बस डजंट कहां लिख रहे हैं? मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग है ही नहीं। और अगर मुझे ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है? कॉम्प्लेक्स, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब मैं फाइंड करूंगा मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। So molecularity of
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी बीच वाला, सपोज अभी देखा था वैसे सी और डी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी तो पता कर सकते हैं ना सी और डी की, वो जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही होगा हमारा इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? मॉलिक्यूलरिटी का तो कोई मीनिंग है ही नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, लेकिन मुझे ऑर्डर निकालना होगा, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालूंगा, और वो जो मॉलिक्यूलरिटी होगी सपोज 2, तो मेरी ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा 2। आया समझ में? पक्का? तो ये हमने पूरा कंक्लूजन निकाल लिया है मॉलिक्यूलरिटी का। इसके बेस पे एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। डन? पक्का समझ में आया? श्योर? आई डोंट थिंक अब रिवाइज करने का, मतलब बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द थिंग, मॉलिक्यूलरिटी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। डन? ओके, सर मैं पानी पी